दोस्तों कुछ मूवीज जो शायद हमें देखने में बहुत ज्यादा हॉरिफाइंग लगती हो, बहुत ज्यादा थ्रिलिंग लगती हो, उनको बनाने का प्रोसेस देखना वो अपने आप में ही एक एक्सपीरियंस होता है। लेकिन अगर उन मूवीज को बनाते दौरान में अगर आपकी असल की जिंदगी, एक्टिंग की जिंदगी नहीं, असल की जिंदगी ही पूरी एक नाइटमेयर बन जाए, ऐसी ऐसी चीजें आपके साथ हो जिसके बारे में पूरी दुनिया से जवाब मांगने के बाद भी आपको कोई जवाब ना मिले, तो आप क्या करोगे? आज की इस वीडियो के अंदर हम ऐसे ही कुछ केसेस के बारे में बात करने वाले हैं जिसके अंदर बॉलीवुड से लेके हॉलीवुड तक उनकी मूवी शूटिंग्स के बाद एंड उनकी मूवी शूटिंग्स के दौरान में कुछ ऐसे हॉरिफिक घटनाएं कैप्चर हो गई एंड पूरी लाइफ टाइम के लिए कुछ ऐसी मिस्ट्रीज इन मूवीज के साथ में चली गई जिनके पीछे के जवाब आज भी वो लोग जो जा चुके हैं उन मूवी के साथ में एंड जो नहीं भी गए हैं वो ढूंढ रहे हैं। आज की पहली मूवी जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा उसका नाम है द क्रू। 1994 की ये एक एक्शन हॉरर फिल्म थी विद IMDb स्कोर ऑफ 7.5 एंड ये काफी ज्यादा अच्छी मूवी मानी जाती है, लेकिन इसके पीछे की कहानी बिल्कुल भी अच्छी नहीं मानी जाती। एंड ब्रूस ली के बारे में कौन कौन नहीं जानता है? पूरी दुनिया ब्रूस ली के बारे में जानती है अपने अमेजिंग मूवी फिल्म्स वाले रोल्स के लिए एंड अपने मार्शल आर्ट स्किल्स के लिए। ब्रूस ली का सगा बेटा ब्रैंडन ली इस मूवी के अंदर काम कर रहा था, लेकिन ये मूवी ब्रैंडन ली के लिए उसकी जिंदगी की आखिरी मूवी साबित हो जाती है। एंड मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं बिकॉज इस फिल्म के अंदर एक ऐसा सीन था जिसके अंदर एक शॉटगन यूज करनी थी एंड ऑब्वियसली कोई भी फिल्म की शूटिंग चल रही होगी तो शॉटगन वगैरह यूज करते टाइम वो गन बिल्कुल भी रियल नहीं होगी, बाद में स्पेशल इफेक्ट्स लगाकर ऐसा दिखाया जाएगा कि उस गन के अंदर से शूट हुई है एक गोली। लेकिन अगर गन असली भी चूज करी है डायरेक्टर ने उस सीन के अंदर दिखाने के लिए तो देयर इज नो चांस कि जो बुलेट्स यूज करी जाएंगी वो रियल होंगी। एंड यहाँ पर इस केस में ऐसा ही था, एक शॉटगन के अंदर ब्लैंक शॉटगन शेल डाला जाने वाला था क्योंकि एक मूवी के अंदर ऐसा सीन था जिसके अंदर शॉटगन फायर करे जाने वाली थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस ब्लैंक शॉटगन शेल की जगह एक रियल शॉटगन शेल उस गन के अंदर लोड कर दी गई एंड ब्रैंडन ली के ऊपर एक सीन के अंदर ओक शॉटगन फायर कर दी गई। सोचकर देखिए कि आपके सामने कोई गन लेकर खड़ा है एंड आपको पता भी नहीं है कि आप इससे मरने वाले हो। आई मे साउंड फनी हियर बट दिस इज वेरी वेरी हॉरिफाइंग टू इवन थिंक अबाउट। अगर आप सोच के देखोगे तो आपको लगेगा। ये तो बस शुरुआत थी द क्रो मूवी की इस हॉन्टेड सफर की। इनका क्रू मेंबर था जो कि शेरी पिकर ड्राइव कर रहा था एंड उस टाइम पर ही गॉट इलेक्ट्रिक्यूटेड एंड उसकी वहीं पर ही मौत होगी। शेरी पिकर मैं आपको फोटो से दिखा देता हूँ। मूवी वगैरह की शूटिंग को डिफरेंट एंगल से दिखाने के लिए इसका अक्सर यूज करा ही जाता है। इट इज वेरी बेसिक, लेकिन यूज करते हुए किसी को नहीं पता था कि ये इंसिडेंट उनके साथ में हो जाएगा। एक और एक्टर थे इस मूवी के अंदर माइकल मैसे करके, वो बहुत ज्यादा लाइक हॉन्ट हो गए थे ली की डेथ की वजह से, बिकॉज माइकल की ही वो गन थी जिससे इवेंचुअली ब्रैंडन ली की डेथ हो गई थी, वो गोली फायर जब हुई थी। लाइक माइकल बताते हैं कि आफ्टर दैट अनफॉर्चुनेट इवेंट एक रात भी उन्होंने उस मूवी के बाद में ऐसी नहीं गुजारी होगी जब उनको ब्रैंडन का चेहरा अपने सामने नहीं दिखता था, जब सपनों के अंदर उन्हें स्लीप पैरालिसिस जैसी चीजें फेस नहीं करनी पड़ती थी, जब उठते वक्त भी उनको वो शॉटगन की आवाज उनके कानों में नहीं आती थी, एक दिन भी ऐसा नहीं जाता था। मूवी के सेट के दौरान में एक प्रॉप ट्रक के ऊपर आग भी लग जाती है एंड आग लगने की वजह से पूरी तरह भस्म हो जाता है, लेकिन फॉर्चुनेटली उस ट्रक के अंदर उस टाइम पर कोई मौजूद नहीं था। लेकिन पूरी इन्वेस्टिगेशन बिठाने के बावजूद भी नहीं पता चला कि उस ट्रक के अंदर आग कैसे लग गई। क्रू मेंबर जैसे मैंने आपको बताया था कि वो एक एलिवेटेड शेरी पिकर को जब लाइक वहां पर थे तब इलेक्ट्रिक्यूट हो गए थे, लेकिन वो अकेले नहीं थे। इस मूवी के प्रॉप डिजाइन्स के अंदर एक कारपेंटर भी मौजूद थे एंड उनको भी इतना तेज बिजली का झटका लगा कहीं से जिसकी वजह से उनकी भी मौत हो गई। एंड जब दिखाया गया अच्छे से कि चेक करो कि बिजली के ये ऐसे हादसे क्यों हो रहे हैं, तब कुछ भी मिला ही नहीं। सारी बिजली की वायरिंग, सारे फेज फ्यूज सब सही था, तो ये क्यों हो रहा था किसी को नहीं पता। आर्ट डिपार्टमेंट के अंदर जब एक बंदा काम कर रहा था तो उनके हाथ के थ्रू पूरा का पूरा एक स्क्रू ड्राइवर, एक मोटे निब वाला स्क्रू ड्राइवर आर पार हो गया था एंड बहुत ज्यादा ब्रूटल इंजरी थी वो एंड रिकवर होने में भी उन्हें बहुत टाइम लग गया था। नॉर्थ कैरोलिना के अंदर इस फिल्म की शूटिंग करे जा रही थी। 9 महीने तक नॉर्थ कैरोलिना के अंदर जब ये शूटिंग चल रही थी तब बहुत ज्यादा हरिकेन्स एंड फ्रीजिंग वेदर यहाँ पर देखने को मिल रहे थे जो अक्सर देखने को नहीं मिलते थे उस पर्टिकुलर जगह पर जहां पर ये शूटिंग कर रहे थे। तो क्या पूरा का पूरा एनवायरनमेंट ही खिलाफ था इस मूवी के बनने से, या फिर बहुत सारी ऐसी इविल स्पिरिट्स थी इस सेट पर
जिसकी वजह से ऐसे हादसे हो रहे थे। आज तक भी इनके पीछे की असली कहानी नहीं पता है। वी जस्ट नो कि ये मिस्ट्रीज हैं एंड बहुत ही ज्यादा डार्क मिस्ट्रीज हैं जो कि द क्रो मूवी के साथ में जुड़ी हुई है। एंड ब्रैंडन ली की डेथ तो सच में एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी ही थी। सोचो ब्रूस ली पर क्या गुजरी होगी, बिकॉज ब्रैंडन ली सिर्फ 28 साल के ही थे, वेरी यंग ही वो, जब वो इस इंसिडेंट के अंदर चले गए। 3 मूवी के बारे में तो हमने सुना ही है, लाइक मैंने फर्स्ट पार्ट भी देखा, मैंने सेकंड पार्ट भी देखा। आई रियली एंजॉयड द मूवीज, लाइक ऑन द बेसिस ऑफ हॉरर टर्म्स बहुत ज्यादा अच्छे साउंड इफेक्ट्स, जंप स्केयर सब थे एंड स्टोरी तो कॉमेडिक सही बहुत ज्यादा मेरे को बढ़िया लगी थी। इट वाज रियली एंटरटेनिंग एंड वन टाइम वॉच तो डेफिनेटली ये मूवीज हैं ही। एंड 3 जिस टाइप की मूवी है, जिस टाइप का लाइक उसके अंदर फन एंड दोस्तों की ऐसे लाइक बकचोदी टाइप दिखाई जाती है, मुझे नहीं लगा था कि अपनी रिसर्च के दौरान में मेरे को स्त्री का नाम सुनने को मिलेगा इस लिस्ट के अंदर। लेकिन राजकुमार राव एक इंटरव्यू के अंदर अपनी फिल्म की शूटिंग के दौरान में सुने हुए एक इंसिडेंट के बारे में बताते हैं। पर्सनली वो बताते हैं कि इंसिडेंट उनके साथ में नहीं हुआ था, उनके एक क्रू मेंबर के साथ में हुआ था। एंड स्त्री 1 की शूटिंग के दौरान में उनको ये चीज सुनने को मिली थी एंड सुनने में डेफिनेटली बहुत ज्यादा हॉरिफाइंग है। वो मेंशन करते हैं कि अपने भोपाल वाली शूटिंग के दौरान में एक क्रू मेंबर जो कि एक ओल्ड रूमर्ड हॉन्टेड फोर्ट के अंदर रात में फिल्मिंग कर रहे थे, शूटिंग कर रहे थे, तब उनके साथ में ये घटना घटित होती है। एंड जितने भी लाइक असिस्टेंट डायरेक्टर्स थे या जो भी काम कर रहे थे सेट पर, उनको इस फोर्ट के अंदर शूट करते वक्त जो डायरेक्टर्स थे उनकी तरफ से क्लियर इंस्ट्रक्शंस मिले हुए थे कि किसी भी टाइप का परफ्यूम नहीं पहनना, कोई भी धुआं वगैरह नहीं बनाना, लाइक सिगरेट नहीं फूकनी, वेप नहीं करना, कुछ भी धुआं नहीं होना चाहिए। एंड जितना मर्जी ट्राई कर लेना या जितना मर्जी इमरजेंसी हो, किसी का साथ नहीं छोड़ना, अकेले नहीं घूमना उस फोर्ट के अंदर। अमलेंदु चौधरी जो लाइटिंग वगैरह उनको सेट करके दी गई थी, वो लाइक दीवार पर कास्ट करके देख रहे थे कि सब सही है या नहीं। एंड इतने में ही सडनली एक बहुत ही ज्यादा एयर के अंदर स्क्रीम साउंड एको होती हुई सुनाई देती है। वो जो स्क्रीम साउंड थी वो अमलेंदु चौधरी ने भी सुनी थी, उस टेक्नीशियन ने तो डेफिनेटली सुनी ही थी। राजकुमार राव उस पर्टिकुलर मोमेंट पर, उस सीन पर मौजूद नहीं थे बिकॉज उनका रोल नहीं था वहां पर। एंड जब उनको इस इंसिडेंट के बारे में बाद में पता चला, तब वो बहुत ज्यादा ईगर हो गए थे बाकी लोगों से ये चीज शेयर करने में। एंड वो जो लाइटमैन थे, ये खौफनाक आवाज सुनने के बाद सीधा जमीन पर गिर जाते हैं। उनके आसपास में कोई मौजूद नहीं था। एंड जब वो जमीन पर गिरे तो वो बहुत ज्यादा डर गए थे बिकॉज वो ये चिल्ला रहे थे कि मेरे को किसी ने पुश करा है, मैं बैठा बैठा ऐसे नहीं गिर सकता। उस लाइटमैन के कहने पर बहुत अच्छे से लाइक उस एरिया को सर्च करा गया कि क्या कोई यहाँ पर आकर ऐसे सस्ता मजाक करने की कोशिश तो नहीं कर रहा उन लोगों के साथ में। लेकिन एक्सटेंसिव रिसर्च करने के बावजूद भी उन्हें वहां पर कोई भी ऐसा सबूत नहीं मिला कि उस लाइटमैन को किसी और ने गिराया था। एंड उसका भी यही कहना था कि किसी ने उसको पुश किया है। एंड वो आवाज मत भूलना जिसके बारे में मैंने आपको पहले बताया ही था। अब जो स्टोरी मैं आपको बताने वाला हूँ वो तो मैं सोच रहा था कि माउंट ग्रिम के ऊपर उसके ऊपर प्रॉपरली एक वीडियो बनाऊं, बिकॉज ये हॉरर से ज्यादा ना थोड़ा डार्क साइड में है। एंड आई रियली डिडंट वांटेड टू पुट दिस स्टोरी इन दिस वीडियो बिकॉज ये है यार, ये बहुत अलग सी ही क्रीपी है एंड इट इज वेरी डार्क। क्रो मूवी की भी डार्क ही थी थोड़ी सी, लेकिन अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ विच इज ऑफ रोजमेरी बेबी मूवी, इसकी तो और ही ज्यादा हॉरिफाइंग है यार। बट सुन लो बिकॉज अब मैंने डाल ही दिया है। बट हाँ, एक बार ये स्टोरी सुनो, इट इज वेरी हॉरर तो है ही, लेकिन इट इज वेरी डार्क ऑल्सो, लाइक दिल तक टच करेगी आपको ये बात। रोजमेरी बेबी अपने आप में ही एक ऐसी मूवी है जो कि रियल लाइफ से लिंक्ड है। एंड ये मूवी बहुत पुरानी है, 1968 के टाइम में ये मूवी आई थी। काफी सारे अवार्ड्स भी जीते इस मूवी ने। IMDb रेटिंग भी इसकी 8 आउट ऑफ 10 है। एंड ये हॉरर मिस्ट्री की वन ऑफ द बेस्ट क्रिएशंस मानी जाती है। लेकिन इसको बनाने के बाद में एंड इसको बनाने के साथ साथ में जो घटनाएं लोगों के साथ में होने वाली थी इस मूवी से एसोसिएटेड लोगों के साथ में, वो उन्होंने आई डोंट थिंक कभी अपने इमेजिनेशन भी नहीं सोची होगी वो साइन करते हुए उस कॉन्ट्रैक्ट पे इस मूवी के लिए। इस मूवी के जो म्यूजिक प्रोड्यूसर थे जिन्होंने सारे साउंड इफेक्ट्स एंड ऑल दिए थे, जिनका नाम है क्रिस्टोफ कोमेडा, वो अचानक से 1969 के टाइम में मूवी के रिलीज के करीब 1 साल बाद ही मर जाते हैं आफ्टर ही फॉल्स फ्रॉम अ रॉकी स्लोप, एक पार्टी के अंदर एंजॉय करते हुए। कोमेडा जो थे वो जस्ट गिरने के बाद ही उनकी सडन डेथ नहीं हो गई थी, वो 4 महीने तक कोमा के अंदर अपनी जिंदगी के लिए लड़ते रहे एंड उसके बाद में इवेंचुअली ही पास्ड अवे। एंड यू नो व्हाट, रोजमेरी बेबी जिस नोवेल के ऊपर बेस्ड है उसके अंदर एक कैरेक्टर है जिसका नाम है ईरा लेविन। एंड ईरा लेविन्स की जो डेथ
लिखी गई है उस नोवेल के अंदर। इट इज वेरी वेरी सिमिलर टू द डेथ ऑफ क्रिस्टोफ कोमेडा, जो कि इस मूवी के म्यूजिक प्रोड्यूसर थे। अगर आपने टाइटैनिक शिप की वो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी सुनी हुई है कि टाइटन नाम से ऑलरेडी एक नोवेल लिखी गई थी जिसके अंदर बता दिया गया था कि टाइटन नाम का एक जहाज ऐसे ऐसे एक आइसबर्ग से टकरा के डूब जाएगा इस रात को इतने इतने टाइम तक। एंड उस नोवेल के पब्लिश होने के काफी टाइम बाद टाइटैनिक बना, एंड जब टाइटैनिक के साथ में भी वैसा हुआ तो इट वाज रियली शॉकिंग। एंड इरा लेवंस की ये स्टोरी जो नोवेल के अंदर लिखी गई थी कोमेडा के स्टोरी के साथ में इतनी मैच होती है। क्या ये भी एक कोइंसिडेंस है टाइटन जैसा, या फिर कुछ लोगों को सच में आगे का दिखता है? इस मूवी के जो प्रोड्यूसर थे विलियम कैसल, उनको भी हॉस्पिटलाइज करना पड़ गया था बिकॉज उनकी किडनी के अंदर मेजर स्टोन्स पाए गए थे। एंड जब उनको रिलीव करने के लिए ऑपरेट करा जा रहा था तो डॉक्टर्स ने बताया कि वो बहुत अजीब अजीब चीजें हेलुसिनेट करते होते थे। हेलुसिनेशन सच एज चिल्लाना चीखना। क्या चिल्लाना चीखना? अपनी ही मूवी का नाम, एंड अपनी मूवी का सिर्फ नाम नहीं, ऐसा लगता था वो अपनी मूवी का कोई डायलॉग बोल रहे हैं, लेकिन मूवी के अंदर ऐसा कोई डायलॉग था ही नहीं। एंड विलियम कैसल जो चीज चिल्लाते रहते थे वो थी रोज़मेरी, for God's sake, drop this knife. इस मूवी की जो लीडिंग एक्ट्रेस थी उनका नाम था मिया फेरो। मिया फेरो को ओरिजिनली ये रोल नहीं मिलने वाला था, शैरन टेट को ये रोल मिलने वाला था जो कि रोमन पोलिंस्की की वाइफ थी। रोमन पोलिंस्की कौन थे? इस मूवी के डायरेक्टर। रोमन पोलिंस्की को शायद ये नहीं पता था कि शैरन टेट को जब ये रोल नहीं मिला वो इतनी ज्यादा डिप्रेस हो गई थी कि इवन अपनी प्रेगनेंसी के दौरान भी उन्होंने एक बहुत ही अजीब टाइप का ओकल्ट ज्वाइन कर लिया था। एंड किसी भी ओकल्ट की अगर आपको स्टोरी पता ही होगी तो ओकल्ट्स के अंदर चीजें बहुत ज्यादा हार्शफुल हो जाती हैं। एंड शैरन टेट के साथ भी कुछ ऐसा ही होने लग गया था। ओकल्ट की चीजें वो सह नहीं पाती एंड प्रेग्नेंट शैरन टेट वाज ब्रूटली स्टैब्ड टू डेथ बाय मैनसन फैमिली, जिनका ओकल्ट उन्होंने ज्वाइन किया था इन 1969। एंड ऐसा बोला जाता है कि शैरन टेट को उनके ओकल्ट के एक रिचुअल प्रैक्टिस के चलते सैक्रिफाइस करा गया था। लेकिन इतना ही नहीं, ये जो केस है रोमन पोलिंस्की की वाइफ के मर्डर का, वो जस्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी था उन मैनसन फैमिली वाले मर्डरर्स के लिए, बिकॉज उस पार्ट के अंदर ऑलरेडी 3 मोर विक्टिम्स का स्लॉटर वो कर चुके थे। एंड मैनसन फैमिली के अंदर मौजूद इस ओकल्ट के अंदर, एंड ये जो लोग इतने मर्डर्स बेरहमी से कर रहे थे सेक्रीफाइस के नाम पे, जो साइकोपैथ्स थे, वो किसी अपने मेंटर के पावर एंड इन्फ्लुएंस के अंदर ऐसा कर रहे थे। एंड इस केस को नाम दिया गया था हेल्टर स्केल्टर, जो कि एक बीटल्स के सॉन्ग के टाइटल के ऊपर रखा गया था। आई डोंट नो ऐसा क्यों किया गया था, बट इट इज काइंड ऑफ स्केरी दो। लेकिन रुको रुको रुको, रोजमेरी बेबी का ये कर्स अभी भी यहाँ पर भी खत्म नहीं हुआ था। जॉन लेनन करके एक बहुत ही ज्यादा फेमस म्यूजिशियन एंड सॉन्ग राइटर थे अमेरिका के, एंड उनका फेट जुड़ा नहीं हुआ था इस मूवी के साथ में। उन्होंने काम वाम नहीं किया था इस मूवी के साथ में, लेकिन क्योंकि ऑलरेडी इतनी ज्यादा कर्स चीजें हो चुकी थी रोजमेरी बेबी के कास्ट एंड डायरेक्टर्स वगैरह के साथ में, तो जब जॉन लेनन के साथ में ये चीज हुई तो उन्होंने भी रोजमेरी मूवी को ही इसका कर्स समझा। जॉन लेनन 1980s के टाइम में मूवी के रिलीज के करीब 11-12 साल बाद डकोटा काउंटी की इसी स्ट्रीट के अंदर आए हुए थे, जहां पर एक सीन के अंदर रोजमेरी बेबी की मूवी के अंदर एक ऐसी बिल्डिंग दिखाई जाती है जो कि डकोटा के अंदर ही मौजूद थी। जॉन लेनन सेम उसी बिल्डिंग के अंदर रुके हुए थे, एंड जॉन लेनन का समहाउ मर्डर हो जाता है उसी बिल्डिंग के अंदर जो कि इस मूवी का सेट थी किसी टाइम पर। क्या अभी भी आपको एक कॉन्सिडेंस लग रहा है, या फिर रोजमेरी बेबी अपने साथ में एक बहुत ही ज्यादा कर्स लेकर चल रही है? दोस्तों, आप लोगों ने आमिर खान की तलाश मूवी तो देखी होगी, एक मर्डर मिस्ट्री मूवी जो कि सच में बहुत ज्यादा फैसिनेटिंग थी, लेकिन काफी ज्यादा मिक्स्ड रिव्यूज रहे हैं इस मूवी के, बिकॉज कुछ व्यूअर्स को इसकी एंडिंग अच्छी नहीं लगी, कुछ को अच्छी लगी, लेकिन ओवरऑल अगर आज के टाइम में अगर आप इस मूवी को देखोगे तो इट इज डेफिनेटली वन ऑफ द मास्टरपीस। एंड मैंने भी रिसेंटली में इस मूवी को देखा था, जब ये मूवी आई थी तब मैं बहुत छोटा था एंड तब मैं उस टाइप की मूवीज नहीं देखता था, ना ही मेरे को अलाउड थी। लेकिन आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको तलाश मूवी के बारे में कुछ नहीं बताने वाला। ऑब्वियसली तलाश मूवी के साथ में एक बहुत ही ज्यादा हॉरिफिक इंसिडेंट जुड़ता है जो कि इसके मूवी के जॉनरा से अलग है। मूवी का जॉनरा इज मर्डर मिस्ट्री, लेकिन जो इंसिडेंट हुआ इट इज मोर ऑफ वेरी वेरी हॉरिफिक हॉरर मिस्ट्री। लेकिन व्हाट इफ आई से कि तलाश मूवी एक रियल इंसिडेंट के ऊपर बेस्ड है, तो तुम क्या मेरा यकीन कर पाओगे? आपको मूवी का फर्स्ट सीन तो याद ही होगा, जिसके अंदर एक सड़क से कार जा रही होती है एंड ये देखने में मरीन ड्राइव का सिनेरियो लग रहा था, एंड अचानक से वो कार स्किड मारती है स्पीड में एंड सीधा पानी के अंदर
अंदर जा गिरती है। ये जो कार होती है एक फेमस एक्टर की कार होती है एंड इस मूवी की शुरुआत एग्जैक्टली यहीं से ही होती है। एंड अगर आप भी यही सोच रहे थे तो बिल्कुल मैं इसी मूवी की ही बात कर रहा हूँ। एंड फिर बाद में जाके पुलिस इन्वेस्टिगेशन वगैरह शुरू होती है। पुलिस का रोल आमिर खान ऑब्वियसली प्ले कर रहे थे, लेकिन जो मेन बात है, जो मेन चीज जो मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ वो ये है कि जोया अख्तर जिन्होंने इस मूवी को लिखा है, उनके साथ में ऐसी कुछ घटना अपने रियल लाइफ के अंदर हुई थी जिससे उनको इंस्पिरेशन लिखी इस मूवी के ऊपर ये कहानी पूरी लिखने के लिए। एंड वो घटना क्या थी, उनकी जुबान से जब इंटरव्यू के अंदर मीडिया वगैरह को पता चला एंड जब लोगों तक ये बात पहुंची तो सच में इट इज़ वेरी वेरी हॉरिफिक। एंड लोगों के ना बोलने के तरीके से पता चल जाता है कि वो लाइक जस्ट पीआर के लिए बोल रहे हैं या फिर सच में उनके साथ में ऐसा कुछ हुआ है, सच में वो लाइक काफ़ी ज़्यादा डर गए थे। उनकी आंखों से, उनके बोलने के स्टाइल से पता चल जाता है। एंड जोया अख्तर के साथ भी ऐसा ही कुछ लगता है, या तो वो सच में बहुत अच्छी एक्टर है या फिर उनकी कहानी सच में बहुत ही ज्यादा हॉरिफिक है। जोया की ये कहानी कुछ ऐसे शुरू होती है कि जब वो हाजी अली नाम की एक रोड के ऊपर से अपने दोस्तों के साथ में जा रही थी, तब अचानक से उनकी नजर पड़ती है कि रोड के ऊपर एक पूरी की पूरी नेकेड, लाइक एक क्लोथ भी नहीं पहना हुआ था, एक ऐसी औरत उनको दिखाई देती है अपने रास्ते के दौरान। एंड जोया अख्तर के ड्राइवर ने जब ये चीज विटनेस करी तब ऑलरेडी बहुत ज्यादा लेट हो चुकी थी। वो लड़की जो थी काफी ज्यादा पास थी उनके, एंड अनफॉर्चुनेटली उनके ड्राइवर ने उन्हें ठोक दिया। लेकिन फॉर्चुनेटली जो अंदर गाड़ी के लोग मौजूद थे, जोया एंड उनकी फ्रेंड्स वगैरह ऑल, वो ठीक थे। लेकिन जैसे ही वो सारे बाहर आए देखने के लिए कि वो लड़की ठीक है या नहीं, अगर नहीं है तो वो तैयार थे उसको हॉस्पिटल वगैरह लेके जाने के लिए, उसकी मदद करने के लिए किसी भी हाल भाव में। लेकिन आप में से काफी सारे लोगों ने शायद गेस कर लिया होगा कि आगे क्या हुआ। पूरी सड़क के ऊपर दूर दूर तक कोई भी नहीं था, मानो जैसे जिस चीज को उन्होंने ठोका वो कोई हवा का झोंका था या फिर उनके मन का कोई वहम। लेकिन मन का वहम एक जने को हो सकता है, दो को भी हो सकता है, लेकिन गाड़ी के अंदर बैठे सारे लोगों को कैसे हुआ? जोया अख्तर अपने घर आ जाती हैं एंड ऑब्वियसली ऐसी कोई भी चीज अगर आपके साथ में होगी तो आपका दिमाग बस उसी तरफ घूमता रहेगा। जोया के साथ में भी ऐसा ही हो रहा था। लेकिन 2 महीने बाद तो कुछ बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग पता चलता है तलाश मूवी की टीम को। उनको पता चलता है कि हाजी अली रोड के ऊपर एक कंप्लेंट, एक एफआईआर उनके खिलाफ में फाइल करी गई है। एक बॉलीवुड एक्ट्रेस ने ही वो कंप्लेंट फाइल करी थी एंड उस कंप्लेंट के अंदर लिखा हुआ था कि 2 महीने पहले इन लोगों ने किसी को ठोक दिया है एंड वो बात छुपाई गई है। बट जोया अच्छे से जानती थी इस चीज को कि उन्होंने देखा, अच्छे से तलाश करी थी एंड उतर के, ऐसा नहीं कि सिर्फ गाड़ी के आसपास ही देखा था, 20-100 मीटर तक भी जाकर देखा था एंड उन्हें कोई भी देखने को नहीं मिला था। इवन उनकी गाड़ी पर भी कोई डेंट वगैरह नहीं था, कोई डैमेज नहीं था। कोई ह्यूमन बॉडी टच होगी गाड़ी से तो गाड़ी भी तो डैमेज होगी ना, ऐसा भी नहीं था। तलाश का ये राज एक राज ही है। क्या ये एक पीआर स्टंट था या फिर जोया अख्तर की सच में ये एक रियल लाइफ इंस्पिरेशन थी? वेल, आप लोगों को क्या लगता है? दोस्तों, आपके लिए ऐसा ही डिफरेंट टाइप का कंटेंट लेकर आने में मेरे को बहुत मजा आता है एंड थैंक यू सो मच जितना भी प्यार आप लोग दिखाते हो इन वीडियोस के ऊपर। रियली मीन्स अ लॉट यार। एंड ऑब्वियसली जो यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं एकदम एंड तक, वो आप लोग तो पक्का ही मेरे से डेफिनेटली प्यार करते हो, तो आप तो पक्का सुन ही लोगे। वो ये है कि मैं सोच रहा हूँ कि माउंट ब्लैक के ऊपर अपने मेंबर्स वाला जो ऑप्शन है वो इनेबल कर दूँ, बिकॉज इन वीडियोस को बनाने के लिए जो लाइक फंड्स वगैरह लगते हैं, टाइम तो चलो मैं दे दूंगा, टाइम की कोई दिक्कत नहीं है, मैं आप लोगों के लिए सारा टाइम दे दूंगा, लेकिन फंड्स की मेरे पास बहुत कमी है बिकॉज इस स्टेज पर मेरे को कोई स्पॉन्सर तो मिलेगा नहीं। तो आप लोग अगर हेल्प कर दिया करोगे मेंबर्स के थ्रू तो इट विल रियली मीन्स अ लॉट, रियली मीन्स अ लॉट। ठीक है, तो होपफुली नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं मेंबर्स की अनाउंसमेंट कर दूंगा एंड जितने भी लोग आप में से माउंट ब्लैक के मेंबर्स बनेंगे, आई विल डेफिनेटली फील रियली गुड। एंड हाँ, मैं आप लोगों को पर्क्स दूंगा। मैं हो सकता है कि आप लोगों को इनसाइट्स दूं, आपको बिहाइंड द सीन्स दूं अपनी वीडियोस के, वो सिर्फ मेंबर्स ओनली होगा। आप लोगों को लाइक आपके पैसे मैं जरूर वसूल करवा दूंगा, लेकिन द ओनली थिंग इज कि मेरे को थोड़ी सपोर्ट की जरूरत है बिकॉज इस टाइम पे आई एम रियली लो ऑन फंड्स एंड आई रियली नीड योर हेल्प। बट हाँ, आई डोंट डाउट योर सपोर्ट। जल्दी मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एंड सी यू सून। अपना ध्यान रखना। गुड बाय।